के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो जैसलमेर कि इनकी मौत जंग में हुई थी लड़ते हुए। बैठे बैठे लेटे लेटे कब नींद लग गई ना पता ही नहीं चला, और मैं बहुत ही गहरी नींद में चली गया था और 1 घंटे से सो ही रहता। और टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से कॉल पे कॉल आ रहे थे तब जाके मेरी नींद खुली, और टाइम हो रहा है 3:27। और यहाँ से भी जाएंगे हम लोग सबसे पहले गड़ीसर लेक, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, या थोड़ा सा गड़ीसर लेक घूमेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद बताता हूँ कि उसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, बड़ा बाग। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एंड ऑफ द डे हर कोई वहाँ पे जाता है मरने के बाद और किसी को जलाने के लिए वहाँ पे लेके जाता है। यहाँ के जो राज घराने हैं उनको वहाँ पे ले जाके जलाया जाता है। तो मैंने बोला सबसे पहले वहाँ जाता हूँ, फिर उसके बाद एक और डेस्टिनेशन पे जाऊँगा। उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, और सनसेट मेरे हिसाब से मैं वहाँ कवर कर लूँगा। और अब वहाँ जाके अच्छे से बात करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। इस बार पता है क्या, डबल कैमरे होने की वजह से ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे दिमाग के अंदर। जैसे ये भी एक कैमरा है और देन दूसरा कैमरा ये है इस साइड में, तो हो ऐसा रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और बड़ा बाग अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे 8.5 किलोमीटर है यहाँ से, और बस बीच में लोग मुझे परेशान ना करें आने के बाद। और जस्ट मेरे बाजू में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, और मेरे ख्याल से मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, फुल स्लीव्स पहन लेना चाहिए था। मैंने रखा हूँ लेकिन आधे समय फुल स्लीव्स का थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। यहाँ पे म्यूजियम्स वगैरह भी है, आप देख सकते हो जाके। खैर म्यूजियम्स में मेरी अलग ही बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है, बहुत ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। यहाँ पे कितने सारे विंड मिल्स है यार, ये देखो पूरे विंड मिल्स लगे। उस साइड में भी बहुत विंड मिल्स है, और ये विंड मिल्स थोड़ा सा अलग है बाकी विंड मिल्स से, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे विंड मिल्स देखा हूँ लेकिन वो थोड़े से लोहे के पोल में नहीं दिखे थे वो। ये अलग ही है अपने आप में। और कितने सारे विंड मिल्स है यहाँ पे, दिया 150 रुपये, और बहुत सारी विंड मिल्स हैं यहाँ पे। और सामने में ही आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बड़ा बाग। एक्चुअली मेरे हिसाब से ना ये पिक्चर्स के लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। आइए यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कीजिए वेडिंग्स वगैरह के लिए। मेरे ख्याल से ये लास्ट है, इसके आगे बाइक्स नॉट अलाउड है। यहीं रखना पड़ेगा बाइकों को। ये ऑटो वाले अलग ही सरदर्द रहते हैं यार, हर जगह। ये लैंग्वेज आज भी समझ में नहीं आती है, और ये लैंग्वेज हमेशा समझ में आ जाती है। यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि राजाओं की बहुत ज़्यादा पीढ़ी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। तो एक राजा मरेगा, दूसरा राजा उसके लिए तैयार करेगा, और फिर उसका पोता उसको कंप्लीट करेगा। शमशान घाट है एक तरीके से बोलो तो। देखिए मुस्लिम आर्किटेक्चर है, तो फिर इस टाइप से गुम्बद टाइप में बने थे पूरे के पूरे बाद में। और ये है 200 साल पुराने। उससे पहले थे हिंदू, यानी कि पिरामिड टाइप में। तो ये जो आप मेरे पीठ के पीछे देख रहे हो, ये पिरामिड टाइप के छत्र के बने 600 साल पुरानी। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए पहले के ज़माने में जो राजा रहते थे, जब उनकी डेथ होती थी तो उनके साथ जो उनकी वाइफ होती थी वो सती चढ़। हाँ, ये जैसे कि ये राजा है और इनकी 4 बीवियाँ थी, तो ये भी 4 फीमेल भी उनके साथ सती चढ़ी थी ये राजा के साथ में। अब देखिए पहचानने वाली बात यह है कि राजा की नॉर्मल डेथ कैसी हुई वो समझिए। चारों 3 पैर नीचे है और 1 पैर ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये राजा नॉर्मल तरीके से मरा था, यानी उनकी डेथ एकदम नॉर्मल हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज़, कि पहले के राजा लोग कितने ज़्यादा शादियाँ करते थे। अब जैसे कि ये वाली देखिए, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये राजा की 8 वाइफें थी, और इनकी भी नॉर्मल डेथ हुई थी, क्योंकि 3 पैर नीचे और 1 पैर ऊपर है। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल डेथ हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी राजा की डेथ नॉर्मल तरीके से हुई है। 1 पैर ऊपर है और 3 पैर नीचे, और इनके 2 वाइफ्स थी, और वो भी उनके साथ सती चढ़ी थी। कितनी सारी है यार, और भी देखा तो रुक जाइए। 1 पैर ऊपर उठा हुआ, 3 पैर नीचे है, और इनकी 3 वाइफ। इनकी भी डेथ नॉर्मल तरीके से हुई है। एक और राजा है जिनके बारे में आपको नीचे बताऊंगा मैं, उनकी डेथ लड़ाई में हुई थी, तो वहाँ पे आपको जाके दिखाऊंगा मैं। और बहुत ही यहाँ का जो आर्किटेक्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग है सीरियसली।
हिस्ट्री कैसे चेंज होती है वो देखने लायक है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये जो ट्रायंगल शेप में जो दिया हुआ है ये है पिरामिड टाइप में। तो यानी जब 600 ईयर पहले जब हिंदू आर्किटेक्चर थे तो इस तरीके से दिया जाता था। दैन जब आपको ये डोम टाइप का जो दिखेगा जो गोल है, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर ने बनाया था। ये 200 साल पुराना है, ये 600 साल पुराना, वो 200 साल पुराना। और उसके आगे में जिस तरीके से मुस्लिम लोगों का बढ़ावा हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, वैसे ही मुस्लिम डोम बनने लगे थे। जैसे कि आप ताजमहल वगैरह देख सकते हो, तुर्की साइड से जितने भी हिस्ट्री आए थे उन लोगों के हिसाब से देखा सकते हो, तो वो पूरे डोम टाइप से बने हुए हैं। और उस साइड में एक बहुत बड़ा सा बाग है, पता नहीं उस क्या क्या लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे डैम बनाया गया था। राव जोधा ने वहाँ पे डैम वगैरह बनाया था। ये पूरे किंग्स एंड किंग्स की वाइफ सबसे ज़्यादा यहाँ 8 वाइफ और एक राजा, 4 वाइफ, एक राजा, 4 वाइफ, एक राजा, सिंगल राजा, सिंगल वाइफ, 4 वाइफ, सिंगल राजा, 3 रानियाँ, सिंगल राजा। अब एक चीज़ है मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ पे है 2 और सिंगल वाइफ, तो इसका क्या है ये समझ के बाहर है। मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस, अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस। ये बहुत इंटरेस्टेड था इसलिए मैंने पूछा। 11 रानी थी, एक राजा की 2 स्टेच्यू लगी। इस किंग ने सर डैम बनाया, लेक बनाया, बाग बनाया, फिर राजा की 2 स्टेच्यू लगा दी। तीसरा राजा महाराजा लून कर्ण सिंह जी, एक रानी भी है। अदर किंग्स 2 रानी, 4 रानी छत्री सी बनी है। अच्छा, यानी ये दोनों एक ही राजा है। मैं इतना कंफ्यूज हो रहा था जब से, मतलब 2 राजा है और इतनी सारी वाइफ। एक और चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पे सारी मूर्तियों का जो फेस है वो इस साइड में दिया हुआ है। सारी यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो सारी की सारी इस साइड में बना हुआ उनका फेस। ईस्ट एंड वेस्ट पे तो सूरज डूबने वाला है, तो सनसेट इधर करूँ कि घर जाके करूँ। दोनों पैर ऊपर है, इसका मतलब ये है कि इनकी मौत जंग में हुई थी लड़ते हुए। गुजरात में जब भूकंप आया था उसकी कुछ निशानियाँ, ये वाला जब गुजरात में भूकंप आया था तो ये वाला तब से टूटा था, आज तक के बना नहीं। और ये कौन से राजा का ये नहीं पता। और कुछ और सारे डैमेजेस हुए हैं 200 साल पहले, वो ये वाले हैं। ये देखिए डैमेज हुए, लोहे के पिलर लगा के रखे हुए हैं। यह है राजा महारावत जवाहर सिंह जी, 1914 से लेके 1949 एडी तक। लोग अभी भी आते हैं, अभी फूल वूल चढ़ाते हैं, लेकिन एक जनरेशन ख़त्म होती है, दूसरी जनरेशन शुरू होती है। महारावत शालीवाहन सिंह जी द्वितीय, 1890 से लेके 1914। इनकी जो ड्रेस है वो है जैसलमेर फोर्ट के अंदर में म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है। और कहते हैं उसका सिर्फ वेट ही 100-150 किलो के आसपास था, और इनकी हाइट 7 फीट, ऐसे चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा थी बोलते। इनकी मूर्ति कैसी बनी है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इनकी भी नॉर्मल डेथ हुई है, एक पैर हल्का सा नीचे है, एक पैर ऊपर है, और ऊपर कबूतरों ने पूरी हालत ख़राब करके रखी है। बड़ा यानी बिग, बाग यानी गार्डन। तो ये जितनी भी मेमोरीज वगैरह बनी है मेरे पीछे में आप जो देख रहे होगे, ये है जो राजा लोग मरे उन लोगों की मेमोरीज में इसको बना के रख दिया गया। अब हम लोग जाकर देखेंगे राजा जैसल की छतरी, वो है गढ़ीसर लेक के अंदर में। और अभी मेरा पूरा मुँह लेके मैं वहीं पर जाऊँगा। तो अब नो मोटो ब्लॉगिंग, सीधा वहीं मिलते हैं, क्योंकि रास्ते में क्या ही दिखाऊंगा मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग। हाँ, खम्मा गढ़ी। तो हम हैं क्या डैम का ना, गढ़ीसर लेक, सॉरी, हम हैं गढ़ीसर लेक के ऊपर। और हेयर स्टाइल फिर से पूरी ख़राब हो गई, मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे याद नहीं होता। और गढ़ीसर लेक में आते ही सबसे पहले मैंने पता है क्या किया आप लोगों को, मेरे जूतों की घस घस के सफाई करा रहा हूँ। और ये भैया क्या नाम बताया? बाबूलाल। बाबूलाल, कब से कर रहे हो ये? मैं सर जी 4 साल से ये काम करता हूँ, आइसक्रीम में भी काम करता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ओके। तो आप पता नहीं क्या क्या कराते हैं यहाँ पे आके, और मैं अपने जूते साफ करवा रहा हूँ। ये मेरी एंट्री है गढ़ीसर लेक के ऊपर। गढ़ीसर के पीछे है आई लव यू जैसलमेर। अच्छा, पीछे में है ना। यहाँ पे ना आवाज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे ना इतने जोर जोर से पै 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 पै। और यहाँ का लोकल मार्केट भी है छोटा सा, ये देखो हर तरफ। भैया एकदम नए जैसे कर दिए यार आपने। ये हवा लगने के बाद में पूरा नया दिखेगा आपको, इनके जैसा। अच्छा, हाँ जी, चलो थैंक यू भैया। ओके सर। बताओ, मैं ये करवाया हूँ यहाँ पे आके। गढ़ीसर लेक, गढ़ीसर का मतलब है, गढ़ी का मतलब है फिश, और सर का मतलब है तालाब, इसलिए इसका नाम पड़ा है गढ़ीसर लेक, फिशेस के साथ।
तो इसे राजा जैसल ने बनवाया था इस लेक को, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। उसमें बहुत सारी फिशेस, कैट फिश भी है। 1156 में राजा जैसल ने इसको बनाया था, घड़ीसर लेक, और ये झील 800 साल पुरानी है। फिर कुछ समय के बाद ये लेक सूख गई, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पानी का अकाल हुआ करता था। फिर उसके बाद इसे रीबिल्ड किया गया था, उसको फिर से बनाया गया था। राजा को बनाया था राजा गढ़ी सिंह ने, तो उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है 1367 में। और हाँ, सनसेट भी हो गया। मेरा इस बार ध्यान ही नहीं रहा सनसेट की तरफ, मैंने तो हमेशा सनसेट की तरफ ध्यान देता हूँ। हर सिटी में जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ का सनसेट ज़रूर देखता हूँ। इस बार जैसलमेर आया और सनसेट देखना भूल गया। रास्ते में ही था सब कुछ, लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा है। और मेरे सामने में यहाँ होता है फाउंटेन शो, लेकिन फाउंटेन शो कब होगा? 7 बजे, और अभी है 1 घंटा बचा हुआ। तो 1 घंटे तक ये क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वहाँ ऊपर में कुछ कैफ़े वगैरह है, वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो कैफ़े ऐसा है कि क्या बोलूँ, भूख लगी है नहीं, और कैफ़े में जाके मैं करूँगा क्या? ओ बनड़ी भारी, ओ बनड़ी थाने लाड लडावा गणा जावो नहीं, आवो नी लाडलनी बदला लागे चौकी चौकी फूटी तू लागे चौकी चौकी फूटी तू। हाँ तो जी, जो मेरे पीठ के पीछे आप लोग देख रहे हैं वो है जैसलमेर फोर्ट। बहुत ही खूबसूरत है यार जैसलमेर फोर्ट। अरे यार, कॉल पे कॉल्स आना शुरू हो गए फिर से। अब मुझे लगता है मोबाइल को साइलेंट पे। तो खम्मा गड़ी, मैं छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ, और मेरे जो होटल में जिस रुका वो ऑनर का फ़ोन था, उनसे मेरी थोड़ी सी एक छोटी सी मीटिंग है। और जैसलमेर बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। और मेरे बीच में देख रहे हो, आ जाओ ना भाई। हाँ, तो फिर उसके आगे फिर जो गेट था, जो मैं अभी आपको गेट दिखा रहा हूँ, आप वीडियो के थ्रू देखिए। यह है टोले की परेल, यानी कि एक टोली की परेल, यानी एक नृत्य की थी जो डांस करती थी, फीमेल डांसर वो थी, और उन्होंने उस गेट को बनाया था। पूरे सिंध में ना उस समय टोली का बहुत ज़्यादा नाम था। टोली की परेल जो थी, टोली जो डांसर थी, इनका बहुत ज़्यादा था सिंध यानी उस समय का मतलब पाकिस्तान एंड हैदराबाद। वो अब बोलते हैं कि वो हैदराबाद की रहने वाली थी, और उन्होंने यहाँ पे आकर डांस करना, बहुत ज़्यादा पैसा जमाना, फिर वापस लेके चले जाना उस पैसे को हैदराबाद में। हैदराबाद इंडिया का हैदराबाद नहीं, पाकिस्तान का हैदराबाद। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने इतना सारा पैसा कमाई हूँ तो मैं क्या करूँ, ये गेट उन्होंने सोचा कि मैं बनाती हूँ, तो उन्होंने ये गेट बना के रेडी कर दिया। अब ठीक है, गेट बना के रेडी हो गया। फिर उसके बाद जो राजा थे, राजा के जो कर्मचारी वगैरह, तो उन लोगों ने बोला कि ये एक नृत्य की एक डांसर है, उसने ये चीज़ को बनाया है, आप उस गेट के नीचे जाओगे, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगा इस चीज़ से। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब राजा बोलते हैं कि इस गेट को तोड़ने का वो देते हैं। तो टोली को पता चल जाता है कि ये गेट तोड़ने वाले, तो वो क्या करते हैं, टोली एक दिन पहले ठीक उस गेट के ऊपर कृष्ण भगवान की मूर्ति लगा देती है वो, और पूजा वगैरह शुरू करवा देती है। तो फिर अब मूर्ति वगैरह है वहाँ पर, उस मंदिर को तोड़ा नहीं जाता, तो उस गेट को जैसा का वैसा रहने दिया। तो टोली बोलती है कि आज नहीं तो कल तुम्हारा कोई ना कोई जनरेशन गेट के नीचे से पानी में जाएगा। कहते हैं कि आज तक यहाँ के जो भी राजा एंड देन जो भी लिविंग है वो नहीं जाते उस गेट से। वो 2 बार कोई तो भी ड्यूरेशन रहता है, उस बीच में आते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, वो 2 साइड से जाते हैं, या तो राइट से जाएंगे या तो लेफ्ट से जाएंगे, लेकिन उस गेट के नीचे से राजाओं की फैमिली का कोई भी मेम्बर नहीं जाता है। और एक और यहाँ की बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जैसे कि बताते हैं, अगर यहाँ की लड़कियों को देखा जाए, मतलब 15th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी के अंदर बताया जाता है कि जब वहाँ से पानी, घड़े के अंदर पानी भर के लेके जाया जाता था, तो कैसे लेके जाता था, जो लड़की जितने ज़्यादा घड़े पानी भर के लेके जाएगी वो उतनी ही अच्छी बहू कहलाएगी उस घर की। उस समय लड़कियों को इस तरीके से चूज़ किया जाता था अपने लड़के के लिए, यानी कि जितने घड़े उतनी अच्छी बहू, और कितनी अच्छी ताकत। लेकिन राजस्थान में जैसलमेर के अंदर, इसके अंदर नहीं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती थी। जैसलमेर में आप कितने घड़े और कितना ज़्यादा पानी आप लेके जा सकते हो घर वापस, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता था। अब आते हैं हम लोग, यह सिल्क रूट था उस समय का। तो कैसा होता था ना कि ऑटोमन एम्पायर यानी आज का तुर्की, फिर उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद इंडिया, फिर इंडिया के बाद चाइना, अफ़गानिस्तान, ये था पूरा सिल्क रूट।
तो होता क्या था ना, ये होता था एकदम सेंटर में जैसलमेर, तो जितना भी लोग आते थे यही सिल्क रोड होते हुए जाते थे, जो भी व्यापार होता था इसी रूट से होते हुए जाता था। तो यहाँ पे ना उस समय इतना ज़्यादा टोल टैक्स वगैरह लगान इतना ज़्यादा जमा होता था, ये उस समय की सबसे रिचेस्ट थी। और यहाँ के जो पटवाओं की हवेली वगैरह इतनी खूबसूरत है वो, कल मैं कल विज़िट करूँ, कल नहीं तो परसों मैं विज़िट करूँगा, पटवाओं की हवेली को भी मैं दिखाऊँगा। इतने ज़्यादा पैसा था उस समय, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास पैसा होगा। तो ट्रेड इसलिए कहा जाता है कि जिस मुल्क में ट्रेड सबसे ज़्यादा किया जाता है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक तरीके से ग्रो करता है। तो इस तरीके से है यहाँ का। के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो जैसलमेर और दैन की सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो कल हम लोग निकलेंगे सुबह सुबह लोंगेवाला के लिए 6-7 बजे के करीब। तो आज मैं जल्दी से खाऊंगा खाना और यहाँ से फिर फुर। आप लोगों को पता है यहीं तक के ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो अब आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब के बटन दबाना है। और इतने खूबसूरत सीन के साथ कुछ भी करो, सब्सक्राइब की बटन दबाओ यार, बहुत मेहनत लगती है। आप सोच रहे हो मैं अपने घर से 1300 किलोमीटर दूर राइड करते आया, इतना मज़ा कर रहा हूँ। खैर वो मेरी भी अपनी चूक थी। और देखो ये है